नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अथक प्रयासों के बाद डोईवाला के थानो गांव में लेखक गांव का उद्घाटन हुआ। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और टिहरी गढ़वाल सांसद महारानी राजलक्ष्मी शाह, डोईवाला विधायक विजभूषण गौरोला और 40 देश के लेखक और कवियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जो पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देखा था और आज वो सपना साकार हो रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वो एक राजनेता होने के साथ साथ हमेशा से एक लेखक हृदय रहे हैं। इतनी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वही लेखक हृदय की एक पीड़ा थी कि एक राइटर विलेज बनाया जाए, लेखक गांव बनाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड को हम सब जानते हैं इट्स ब्यूटीफुल फॉर शूटिंग। मैं खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ और ज्यादातर पिक्चरें अब यहाँ पे शूट भी हो रही हैं, तो अगर शूट हो रही है तो लिखी क्यों ना जाए। और यही सोच के साथ में लेखकों को एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण मिल सके जहां वो बैठकर शांति से अपनी स्क्रिप्ट को लिख सके, ये सोच के साथ इसको बनाया गया है। और इसके हर कोने कोने में आपको उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ की नवग्रह वाटिका है, यहाँ पे कैफे बनाया जा रहा है, बहुत सारी नई नई चीजों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। मंच से भी कहा कि देखिए जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, शोर बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं लोगों को जो लेखक हैं और खासकर आत्मचिंतन करना चाहते हैं, बैठकर सृजन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति की गोद में ऐसी एक जगह होना जहां वो आकर लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है स्वप्न है और आइडिया है। और अब तो इसका मूर्त रूप हम देख रहे हैं होते हुए। तो आदरणीय निशंक जी को बहुत बहुत इसके लिए बधाई है। आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में भारी भीड़ के बीच हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। ये नियम दिवाली के बाद भी यातायात प्लान लागू रहेगा। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने यातायात प्लान को पूरी तरह से लागू कराने के निर्देश दिए। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ ही थाने कोतवाली की पुलिस भी मुस्तैदी बरतने की हिदायत दी गई है। हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर क्षेत्र के प्रमुख बाजार से लेकर तिराहे और चौराहे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हरिद्वार एसएसपी ने बताया कि यातायात प्लान 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो भी यात्री यहाँ आएंगे वो उस ट्रैफिक प्लान को एक बार जरूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का जो भीड़ का दबाव है उसको नियंत्रित करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है उसको आप प्रॉपर सभी लोग उसको फॉलो करने के लिए हमारा सहयोग करें। काशीपुर में मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने कई महिलाओं के साथ मकान बेचने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, महिला ने कई लोगों से मोटी रकम भी वसूली है। मामले को लेकर पीड़ित महिलाओं ने काशीपुर कोतवाली में शिकायत की, जिनकी शिकायत के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। हुआ था कि ये मकान बिका हुआ है। बबीता देवी उनका नाम है, जिनका मकान है। उनसे सौदा हुआ था मेरा 14 लाख में, और उन्होंने पैसे भी ले लिए हैं और ना ही मकान नाम करवाया है। कई जगहों से उन्होंने ठगी कर चुके हैं वे, कि जब भी जाते हैं ना तो घर पे मिलती हैं
और उनके बच्चा जो उनका लड़का है मोहित नाम का, वो हमें डोगी देता है। कोतवाली में अब थोड़ा पूछताछ चलिए, सर पूछताछ कर रहे हैं उससे। अब देखो क्या होता है आगे नतीजा, पैसे देती है फिर क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो। अब जिसके पैसे ठगे थे वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। क्या था पूरा मामला? इसने हमसे मकान पे पैसे लिए 7,30,000 रुपये, ठीक। और वो मकान अपना कई लोगों को सेल कर चुकी है, सबसे पैसे ले चुकी है मकान के नाम पर, ठीक है। अब मुझे पता चला किसने वो रजिस्ट्री किसी और के नाम करा दी। मैं बबीता बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे थाने में, ठीक है, कोतवाली में, और उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या ऑब्जेक्शन उठता है सर, क्या अपना कदम अगला उठाते हैं। हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के पीछे छतरी पॉइंट पर सेल्फी लेने के दौरान एक महिला के साथ बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि मुजफ्फरनगर के जनकपुरी के निवासी 28 वर्षीय महिला रेशु सेल्फी लेते समय नियंत्रण खो बैठी और करीब 70 फीट नीचे पहाड़ी से गिर गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हरिद्वार कोतवाल कुंदन सिंह राणा और कांस्टेबल सौरभ नौटियाल के नेतृत्व में फॉरेस्ट और स्थानीय पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है। के माध्यम से देख रहे हैं आप, हालांकि अभी हाथ लगाओ। डोईवाला के लेखक गांव में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रसिद्ध संत स्वामी अवधेशानंद और गीतकार प्रसून जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि 3 दिन तक चलने वाले इस स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में 65 से अधिक देशों के साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों और साहित्यकारों को एक अनोखा मंच प्रदान करेगा, जहां वो दुनिया भर के साहित्यकारों और कलाकारों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। और ये स्थान अपने आप में अद्भुत है। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं, समृद्ध अनुभव, उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी डोईवाला लेखक गांव में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 40 देशों की विभूतियां हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं, जहां डोईवाला लेखक गांव में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो गया है। इस दौरान तमाम दिग्गज पदाधिकारी, नेतागण मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। 3 दिन के इस महोत्सव में 40 देशों की विभूतियां हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होने को है। पार्टी में तालमेल बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर इस दौरान मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत, भुवन कापड़ी भी बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
पार्टी में तालमेल बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। पूर्व सीएम हरीश रावत भुवन कापड़ी बैठक का हिस्सा होंगे। कई वरिष्ठ नेताओं से इस दौरान उपचुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। पार्टी में तालमेल बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और भुवन कापड़ी भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नेता अपने अपने सुझाव रखेंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां दीपावली में अब महज कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, जिसके चलते बाजारों में रौनक बढ़नी शुरू हो गई है। ऐसे में आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के मद्देनजर प्रदेश में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं। बैठक के दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि दीपावली के पर्व पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। तो वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन करेगी एसपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का एसपी को समर्थन मिलेगा। यूपी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने एसपी को समर्थन दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी कांग्रेस समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी, तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने मामले की जानकारी साझा की है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस का एसपी को समर्थन मिला है। यूपी की सभी सीटों पर कांग्रेस ने एसपी को समर्थन दिया है। केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना प्रदेश में पलायन रोकने और रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने में सफल हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के कई युवा और उद्यमी अपने खुद के सोलर प्लांट स्थापित कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में करीब 600 मेगावाट और ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और हाल ही में 174 मेगावाट क्षमता के नए सोलर पावर प्लांट का आवंटन भी किया गया है। इस योजना के तहत एक परिवार का एक सदस्य 20, 25, 50, 100 या 200 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित कर सकता है। योजना के अंतर्गत उत्पादित बिजली का संपूर्ण खरीदार उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तराखंड को प्राकृतिक रूप से पर्याप्त धूप मिलती है, जो सर्दियों में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जनगणना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर पर्यटन विभाग लगातार कार्य कर रहा है, जिसको लेकर एक नए तरीके का टूरिज्म एस्ट्रो टूरिज्म विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत पर्यटकों को खुले आकाश में तारों के दर्शन कराए जाएंगे। इसको लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो गांव जो अधिक ऊंचाई पर है और जहां किसी जंगली जानवर का कोई खतरा ना हो, वहां पर युवक मंगल दल बेड लगाकर एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे एयर सफारी या स्टार सफारी के नाम से इसका प्रचार करेंगे। ज्ञान का हमने कार्यशाला पूरी मांगी है, पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इसकी एक वर्किंग सिस्टम एक लाएं, जिससे कि हम चाहते हैं कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें, तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से मात्र एक कदम दूर है। यूसीसी लागू करने को लेकर लगभग सभी कार्य पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर है, जिसके जवाब में बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग कांग्रेस करार दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से यूसीसी की मंशा पर सवाल उठा रही है, उससे बीजेपी आक्रोशित है और यही वजह है कि यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखा हमला बोला। बीजेपी विधायक ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस का नाम अब बदलकर मुस्लिम लीग कांग्रेस रख देना चाहिए। यूसीसी हमारा एजेंडा है, आज का नहीं है। ये जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के जमाने जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक यूसीसी हमारा मुद्दा रहा है और आज हम उस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। देश की जनता से जो वादा करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल रहा तो मैं तो अक्सर कह रहा हूं कि अब ये जो आज की जो कांग्रेस है ये मुस्लिम लीग बन चुकी है, ये कांग्रेस नहीं रही है। देखिए, ये सर्वविदित है मुस्लिम लीग का समर्थन कौन करता है, मुस्लिम लीग के रास्ते पर कौन चल रहा है, सब जानते हैं। शायद विनोद चमोली जी को इसका ज्ञान नहीं है कि आजादी से पहले 37-38 में जब सरकारें बनी थी, ब्रिटिश सरकार ने जब जनप्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी थी, यही सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी थी। हिंदू महासभा इनकी होती थी, इनके लोगों ने मिलकर बंगाल में भी यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव का कार्यकाल इस माह पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर यूपीसीएल सहित सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राज्य सरकार उनको 2 साल का सेवा विस्तार देने जा रही है, जिसको लेकर अनिल यादव के सेवा विस्तार पर सोशल मीडिया में जंग छिड़ी हुई है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव पर युवा नेता बॉबी पवार समेत कई लोगों ने करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनके बेटे की फर्म को लेकर पटेल नगर में थाने में भी केस दर्ज है और इस पर पिछले 2 साल में जांच लंबित है, जिसको लेकर विजिलेंस जांच भी चल रही है। मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सेवा विस्तार से जूनियर अधिकारियों का मनोबल टूटता है, तो वहीं बीजेपी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वो इस बात के बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाए। सिद्धांत इस बात का पक्षधर नहीं है अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया जाए। एक सेवानिवृत्ति की एक उम्र है, उसके बाद सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और बाकी लोगों को मौके मिलने चाहिए। तो सिद्धांत मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ। मैं नगर निगम में भी रहा था, लेकिन कभी मैंने एक्सटेंशन की सिफारिश नहीं की और मैं उसके पक्ष में कभी भी नहीं रहा। निश्चित रूप से सरकार पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी से लेकर पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग है, यूपीसीएल है, पिटकुल है, आपका यूजेबीएनएल है, आपका तकनीकी शिक्षा परिषद है,
ये सब तो एक्सटेंशन में चल रहा है। महत्वपूर्ण विभाग जितने हैं सारे के सारे एक्सटेंशन में चल रहे हैं और पूरी सरकारी एक्सटेंशन में चल रही है। और निश्चित रूप से एक्सटेंशन मिलने से जो जूनियर अधिकारी होते हैं उनके मनोबल उनका टूटता है, उनकी मनोवृत्ति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इससे सबसे बड़ी बात जो है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात होती है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता थी वो यूपीसीएल के जो एमडी है अनिल कुमार यादव, ये उनके ऊपर थी। उनके ऊपर का मतलब है कि उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्व में किया गया है, जब मुख्य अभियंता पिटकुलू रहे थे तब उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया था और जांच कमेटी के द्वारा सिद्ध किया गया था कि ये भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार अपने स्तर पर भी और अपने बेटे के नाम फर्म बनाकर या अपने बेटे के अकाउंट में दूसरे फर्मों से पैसा डलवाकर या तमाम प्रकार के जो आरोप उन पर लगे थे, वो आरोप सिद्ध हुए थे। और उन आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 21 नवंबर को होने वाले सहकारिता चुनाव के लिए संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में संयोजकों की नियुक्ति कर चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। गढ़वाल मंडल में मानवेंद्र सिंह, वीरेंद्र पोखरियाल और वीरेंद्र सिंह रावत सहित अन्य को संयोजक बनाया गया है, जबकि कुमाऊं मंडल में सुभाष बेहड, संजय किरौला और निक्कू जोशी सहित अन्य को संयोजक बनाया गया है। नवंबर को पूरे प्रदेश में सहकारिता के चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने गढ़वाल और कुमाऊं के लिए एक अलग से संयोजक समिति बनाई है और जिला स्तर पर भी हमने समिति बनाई है। जिला अध्यक्षों को भी इसके लिए अनुरोध किया गया है, आदेशित किया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा। और सहकारिता में कांग्रेस पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और हमें उम्मीद है कि अधिकांश जनपदों में सहकारिता का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मंत्रिमंडल की बैठक 21 नवंबर को सहकारिता चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं। संयोजकों को चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि सहकारिता चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब अलर्ट नजर आ रही है। 21 नवंबर को सहकारिता चुनाव होने हैं, जिसकी जिम्मेदारी संयोजकों को सौंपी गई है और संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 21 नवंबर को सहकारिता चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने संयोजकों की नियुक्ति कर दी है। चुनाव की जिम्मेदारी संयोजकों को सौंपी गई है। क्षेत्र में 21 नवंबर को सहकारिता चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने संयोजकों की नियुक्ति कर दी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अब संयोजकों को दे दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।